दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो पॉलिटिक्स सीरीज में हम फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने समता या समानता का अधिकार, जिसे हम राइट टू इक्वालिटी भी कहते हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक थे, अनुच्छेद 14 से 18 तक, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम उसका जो है नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो है आपका राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो आपका राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसका हमारे संविधान में उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक। तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है। और इसमें से हम पहले कौन सा आर्टिकल करेंगे समझ लें। इसको भी हम राइट टू इक्वलिटी की तरह दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम जो है आपका आज यानी कि पार्ट 1 में सिर्फ आर्टिकल 19 कवर करेंगे, और पार्ट 2 में जो हमारे बाकी आर्टिकल बच जाएंगे वो कवर करेंगे। क्लियर? तो आज हमारा आप कह सकते हैं पार्ट 1 है, जिसमें हम आर्टिकल 19 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और चीज, अगर आप फॉलो करना चाहें तो दक्षता अकेडमी यूट्यूब चैनल का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर तीनों पर ही अकाउंट है। अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं वहां। अगर आप सर्च करेंगे दक्षता अकेडमी तो आपको अकाउंट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लें कि फ्रीडम या स्वतंत्रता होती क्या है। तो फ्रीडम का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, अगर इसके वर्ड्स पर जाए तो इसका मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम एनी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब किसी भी निर्बंध, किसी भी बंधन से मुक्त होना, उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता या फ्रीडम कहते हैं। लेकिन ऐसी जो स्वतंत्रता होगी, ऐसी फ्रीडम होगी, ये नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी, अगर आपको इस तरह की स्वतंत्रता मिल गई जिसमें आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि समाज का क्या हाल होगा जब किसी को कोई डर नहीं होगा। सब बोलेंगे कि हमें तो स्वतंत्रता है, हमें राइट टू फ्रीडम भी मिला हुआ है हमारे संविधान से। तो समाज जो है वो आपके समाज नहीं रहेगा, वो आपका एक जंगल हो जाएगा, और हम इंसान नहीं कहलाएंगे, हम जानवर कहलाएंगे, है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, आपकी सोसाइटी बनी रहे, इसके लिए जो आपका फ्रीडम है उसे चेंज कर दिया गया है इसके पॉजिटिव रूप में, एक सकारात्मक रूप में, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता का जो आपका वास्तविक अर्थ है वो ये है कि व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपने जो है बेसिक, वो अपने सारे काम फ्रीली कर सकता है, लेकिन उसको उसी हद तक, उसी लिमिट तक जो है फ्रीडम मिलेगी जिससे आगे किसी को हानि ना हो। अगर मान लीजिए मेरी इतनी फ्रीडम है, मुझे इतनी फ्रीडम ली हुई है कि मेरे सारे काम हो रहे हैं, और साथ ही अगर मेरी फ्रीडम किसी दूसरे के लिए हानि बन जाए, उसके लिए डेंजर बन जाए, तो मेरी जो रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, मेरी जो फ्रीडम है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी कि मेरी जो फ्रीडम है केवल वहीं तक है जहां तक किसी दूसरे को हानि ना हो। तो ये है जो आपका स्वतंत्रता या फ्रीडम का जो है रियल मीनिंग, जिसे हम कहते हैं कि ये जो है पॉजिटिव अप्रोच है, सकारात्मक रूप है स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं। क्लियर? तो फ्रीडम और स्वतंत्रता क्या है कि वह यह है कि व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता मिले जिससे कि किसी दूसरे को उसके स्वतंत्रता से हानि ना हो। तो उस व्यक्ति को वह जो स्वतंत्रता या फ्रीडम मिली है वो है आपका वास्तविक रूप इस फ्रीडम या स्वतंत्रता का, जिसका उल्लेख हमने संविधान में किया है। क्लियर? तो हमें पता चल गया कि आखिर स्वतंत्रता या फ्रीडम है क्या। अब जो ये स्वतंत्रता हमें कौन कौन सी मिली है, किस किस फील्ड में जो है हमें फ्रीडम मिली है, उसके बारे में बताया गया है आपका कौन से आर्टिकल में? 19(1) में। तो 19(1) में आपकी जो व्यक्ति की, और एक और चीज जो आपका आर्टिकल 19 है, ये केवल आपका फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार जो देता है वो केवल अपने इंडियन सिटीजन्स यानी कि भारतीय नागरिकों को केवल आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम मिला है। किसी व्यक्ति को अगर आप कहें कि चाहे वो आपका विदेशी है, यूएन एम्बेसडर है, कोई भी है, उनको ये अधिकार नहीं मिलता। सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को, भारतीय नागरिकों को ये जो है अधिकार प्राप्त है।
1901 में विभिन्न जो आपके प्रकार के जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है संविधान से, उसके बारे में वर्णन है। और 1901 जो है आपका क्या बताता है कि जो आपको विभिन्न जो है फ्रीडम या स्वतंत्रता मिली हुई है, कौन कौन सी मिली हुई है, उसके बारे में बताता है। और अब वो जो है 1901 जो है आगे डिवाइडेड है आपके सब क्लोज में, उपखंडों में, ABCDEG, या फिर आप हिंदी में कहें तो क ख ग घ ड़ और छ। इसमें अगर आप देखें तो क्रम में है 1901A, 1901B, C, D, E के बाद आप सोच रहे होंगे F आना चाहिए। अगर आपको सारे क्लोज बनाने थे तो इजी वे में बनाओ, क्यों F को गायब करके आपने G बना दिया? तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पर पहले जो था एक और अनुच्छेद था 1901F, यानी कि 1901 च हिंदी में जैसे हम कहेंगे वो, लेकिन हमारा हटा दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट द्वारा? 44th अमेंडमेंट द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ? 1978 में। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि आपका 1978 में हुआ, जिसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार था, किसी संपत्ति को खरीदने और बेचने की जो आपका स्वतंत्रता है, उसका अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 19(1)F में शामिल था, जिसे कि अब हटा दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के द्वारा। और अब जो है 19(1)F को कहाँ शामिल कर दिया गया है? आपके आर्टिकल 301 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, जो कि अब आपका एक कानूनी अधिकार रह गया है, न कि फंडामेंटल राइट। अब वो हमारा जो है मूल अधिकार नहीं रहा, अब वो हमारा कानूनी अधिकार बन चुका है। क्लियर? उसके अलावा जो बाकी 6 हैं ये आपके सामने है, 19(1) के अंतर्गत जो आते हैं, ये आपकी विभिन्न जो है स्वतंत्रता मिली हुई है। इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। एक और चीज, 19 आर्टिकल में केवल आपका एक क्लॉज नहीं है, एक खंड नहीं है 19(1) के अलावा 19(2) भी है, 19(3) भी है, 19(4) भी है, 19(5) भी और 19(6) क्लॉज भी है। और वो क्या है? जो 19(1) के अलावा जो बाकी आर्टिकल 19 के जो बाकी खंड है, 19(2), 19(3), 19, वो सब आपके क्या है? वो सब रेस्ट्रिक्शंस है इन 19(1) के जो आपको स्वतंत्रता मिली है, ये जो आपको फ्रीडम मिली है, इनके ऊपर क्या आपकी रेस्ट्रिक्शंस होगी? आपके जो संविधान के द्वारा कौन सी रेस्ट्रिक्शंस या जो आपकी निर्बंधन है वो तय किए गए हैं, उसका जो उल्लेख है आपके आगे के आर्टिकल्स में, यानी कि 19(2) या जो आपके आर्टिकल 19 के जो अन्य क्लॉज है या खंड है उनमें दिए गए हैं, वो हम साथ साथ कवर करेंगे। शुरू करते हैं। आर्टिकल 19(1) में पहला है आपका आर्टिकल 19(1)A, जिसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, मतलब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। अब इसमें बोलने की स्वतंत्रता देखें तो जो बोलने की स्वतंत्रता है, वाक यानी कि भाषण, ये आपका अगर पूछा गया कहाँ से लिया गया है तो इसका सोर्स है कि आपका जो अमेरिकी संविधान है वहां से राइट टू स्पीच जो है ये लिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी ही जननी है, हमारे जो संविधान सभा थी उन्होंने हमारे अपनी उनकी जो मौलिक विचार थे कि अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन जो फ्रीडम है ये भी ऐड किया जाए, जबकि राइट टू स्पीच या वाक की जो स्वतंत्रता है ये हमने अमेरिकी संविधान से ली। तो इसमें हमें बोलने की और अपने जो विचारों को अभिव्यक्त करने की जो है स्वतंत्रता 19(1)A में दी गई है। इसमें सभी शामिल है, अगर आप जो रिटन फॉर्म में अगर आप कुछ लिख भी सकते हैं, कोई बोल भी सकते हैं, मतलब अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आपको जो है पूरी फ्रीडम है। फिर चाहे वो आप बोल के करें, कार्टून से करें, लिख के करें, और साथ ही जो आपका मीडिया आती है, प्रेस आती है, वो भी आपकी जो है अभिव्यक्ति या राइट टू एक्सप्रेशंस में शामिल है। तो जो आपकी प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी आर्टिकल 19(1)A में शामिल है, जिसमें जो है आपके विभिन्न जो न्यूज़पेपर्स है वो पब्लिश होते हैं। और साथ ही जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि जो राइट टू एक्सप्रेशंस है, और आपका जो जीवन का अधिकार है जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ये एक दूसरे के क्या है? कंपैटिबल है, एक दूसरे के पूरक है ना।
तो ये भी याद रखें, जब आर्टिकल 21 करेंगे तो हम ये दोबारा चीज रिपीट करेंगे, वहां से मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्वेश्चन और वहां हम डिटेल में देखेंगे। तो याद रखें, इसमें आपकी जो है प्रेस की जो न्यूज़पेपर छापने की जो स्वतंत्रता होगी मीडिया को, प्रेस को, वो भी आर्टिकल 91A में ही आएगा। जीवन का अधिकार इसके पूरक है। और लेकिन अब आप अगर कहें कि हम कुछ भी बोल सकते हैं बिना किसी से डरे, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी किसी के खिलाफ लिख सकते हैं, फिर उसका कुछ भी प्रभाव हो, हमें नहीं पता, तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमने शुरुआत में ही देखा कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी, आप कोई आप पर रोक टोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको पूरी स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल जो 91A है, जिसमें आपको कहा गया है कि आप अपने विचारों को किसी के सामने रख सकते हैं, उसकी आपको पूरी फ्रीडम है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस भी रखी गई है, युक्ति युक्त निर्बंधन भी रखे गए हैं। और वो क्या, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है उनका जो उल्लेख है वो किया गया है आर्टिकल 19(2) में। तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में उसका जो उल्लेख किया गया है। एक तो लॉकडाउन चल रहा है और मार्कर की इंक खत्म होने वाली है, तो आगे दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो 19(2) में आर्टिकल जो आपका 19(2) है उसमें कहा गया है कि आप कोई व्यक्ति है जिसे, हर नागरिक को, हमें क्या है, हर नागरिक को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसको जो अभिव्यक्ति करने की जो स्वतंत्रता है उसकी क्या लिमिट है, कहाँ तक वो अभिव्यक्त कर सकता है, किस प्रकार के विचारों को व्यक्त कर सकता है, इसकी एक रेस्ट्रिक्शंस युक्त, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, युक्ति युक्त निर्बंधन तय किए गए हैं आपके आर्टिकल 19 में, क्लॉज 2 में, आर्टिकल 19 उपखंड 2 में, जिसमें कहा गया है कि अगर जो है व्यक्ति ऐसे विचारों को प्रकट करे आर्टिकल 91A के अंतर्गत जो कि आपके देश हित में नहीं है, यानी कि देश की जो आपकी अखंडता है, संप्रभुता है, उसको अफेक्ट करे, हमारे जो देश की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को अफेक्ट करे, जो हमारे जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसकी अवमानना करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका सांप्रदायिक सौहार्द के हित में नहीं है, उससे क्या होते हैं, अगर ऐसे कोई विचार प्रकट करता है जिससे कि कम्युनल राइट्स, यानी कि दो धर्मों के बीच जो है मतभेद प्रकट हो सकते हैं, जिससे कि आगे दंगे हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर जो किसी भी नागरिक पर उतनी हद तक ही उसे 91A के तहत जो है आपकी फ्रीडम मिली हुई है, जब तक वो उसके जो विचार है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, राष्ट्र के हितों को, राष्ट्र की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अखंडता एवं संप्रभुता को चोट न पहुंचाए, न्यायपालिका की अवमानना ना करे, कोई कम्युनल राइट्स ना हो, सांप्रदायिक दंगे ना हो, तो अगर हमारे देश की शांति बनी रहती है तो ठीक है, वरना जो है आपके इन सभी चीजें, ये सभी जो हमने डिस्कस की है 3-4 चीजें, अगर ये सब होगा, हमारे देश की अखंडता जो संप्रभुता पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उसे जो है कुछ उन लोगों पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी कि वो ऐसा ना करे, और उसका जो वर्णन है आर्टिकल 19(2) में है। तो आर्टिकल 19(2) में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि आपको एक लिमिट तक ये आपको राइट मिला हुआ है, अगर इससे आप ज्यादा करेंगे तो आप पर जो है हम रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, और जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी आर्टिकल 19(2) के तहत, उसे जो है आपका आर्टिकल 91A के तहत जो है उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर आप यह नहीं कह सकते कि आर्टिकल 91A के तहत जो है हमें यह फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम बोल सकते हैं, तो वो आपका जो है राइट नहीं माना जाएगा कि अगर आप उल्लंघन करते हैं 19(2) का। और 92 में अगर मान लिया गया है कि वो चीज जो है आपका उल्लंघन है, तो उसे जो है जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 19(2) में शामिल की जाएगी, उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 91A का। क्लियर? तो आई होप आप समझ गए हैं ध्यान से। उसके बाद है आर्टिकल 19(1)(b). तो आर्टिकल 19(1)(b) इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक भारत के जो नागरिक है, ये कोई शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण या जो हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण करेंगे और साथ ही हथियार रहित करेंगे। मतलब कोई भी जो है आपका एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब ठीक है, अगर आपको कहीं जो है कहीं
सरकार के ही विरोध में चाहे कोई आपको विरोध दर्शाना हो, कोई हड़ताल करनी हो, तो आपको उसकी पूरी आजादी है, आप सम्मेलन भी कर सकते हैं। मतलब सरकार का जो है आप विरोध करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो है पहले एक अनुमति ले लेंगे कि प्रत्येक शहर में एक जगह बनाई जाती है जहां पर जो है आप एक शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, जहां पर आपको गवर्नमेंट द्वारा जो है इजाजत दी जाती है। और जो आप सम्मेलन करेंगे वो बिना हथियारों के होगा, लेकिन इसमें भी जो है आपके कई जो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, कि जैसे कि आपके जो सिख हैं वो अपना उनका धार्मिक प्रतीक होता है कटार, तो कटार आप वो उसमें कटार को नहीं बोल सकते कि वो जो है हथियार लेकर आए हैं, तो फिर 19(1)(b) का उल्लंघन है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो कोई सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो आपके जो है हमारे देश की जो अखंडता है, संप्रभुता को नुकसान ना पहुंचाए। उससे किसी, जैसे कि अगर आप किसी ऐसी जगह सम्मेलन कर रहे हैं जिससे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारा उसे नुकसान पहुंच रहा हो, कोई आसपास जो है हॉस्पिटल है उसके सामने अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो और वहां पर जो हेल्थ है ऑफिशियल्स हैं उन्हें काफी मुश्किल हो रही हो, मतलब ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखी जाए, तो ठीक है आपको 19(1)(b) के तहत जो है आपको अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर आप इसकी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है उसके अलावा अगर आप जो कार्य करेंगे तो आर्टिकल 19 एक मिनट रुकी जाइए, मैं चेंज करके दूसरा लेती हूँ। अब कमेंट मत करिएगा कि मेरे के तो मार्कर खत्म हो रहे हैं, समझ सकते हैं लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 19(1)(b) में जो आपकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई है, युक्त निर्बंधन दिए गए हैं, उसका जो उल्लेख है वो है आपका 19(3) में। तो जो आपका आर्टिकल 19(3) है इसमें आपका रेस्ट्रिक्शंस दी गई है कि क्या आपकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगी, युक्त निर्बंधन होगी, और इन जो 19(3) में जो आपकी रेस्ट्रिक्शंस दी गई है उसको आपका उल्लंघन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 19(1)(b) का। क्लियर? तो आर्टिकल 19(1)(b) का आपका कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर वो आपके आर्टिकल 19(3) में शामिल है। आप नहीं कह सकते वही चीज ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम सम्मेलन करेंगे, लेकिन अगर आप हथियारों के साथ कर रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19(3) के तहत लगाई सकती है और ये आपका उल्लंघन नहीं होगा 19(1)(b) का। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(c). आर्टिकल 19(c) में क्या लिखा हुआ है कि आप कोई भी संगम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कोई सहकारी समिति बना सकते हैं, मतलब यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। जैसे कि थोड़ी सरल लैंग्वेज में देख ले तो कि आप जो है कोई भी जो है ग्रुप बना सकते हैं, चाहे फिर वो युवाओं का हो, कोई धार्मिक संप्रदाय हो, धार्मिक जो है आप धार्मिक कोई ग्रुप बना लेते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स बना लेते हैं, बच्चे भी अपने जो ग्रुप बना लेते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप बनाए जाते हैं उस पर आपकी कोई पाबंदी नहीं होगी, सबको स्वतंत्रता होगी कि आप ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन जो ये ग्रुप बनाए जाएंगे ये इनको ध्यान में रखना है कि वो इस तरह के ग्रुप ना बना ले कि जो वो आपके देश के ही विरुद्ध हो जाए, मतलब देश के विरुद्ध ही, हमारी कंट्री के विरुद्ध उनके ऐसे ग्रुप बनाए गए हो जो उसके विरुद्ध उनके विचार हो, जो हमारे देश के ही अगेंस्ट हो जाए, ऐसे जो है आप ग्रुप नहीं बना सकते। या फिर आप कहें कि हमारा जो देश की, हमारे जो न्यायपालिका की अवमानना करते हो, हमारे जो देश की सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए खतरे हो, तो ऐसे ग्रुप जो है आप नहीं बना सकते आर्टिकल 19(1)(c) के तहत। और इसके बारे में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस या युक्त निर्बंधन दिए गए हैं वो किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल 19(4) के तहत। अरे यार आज तो बेइज्जती करवानी है। तो आर्टिकल 19(4) के तहत जो है आपके जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस या युक्त निर्बंधन दिए गए हैं, और ये जो आपके प्रावधान 19(4) में दिए गए हैं ये आपका उल्लंघन नहीं माने जाएंगे 19(1)(c) के आर्टिकल का। क्लियर? नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1)(d), और इसमें क्या कहा गया है कि नागरिक जो है अबाध संचरण कर सकते हैं, आपके देश में कहीं भी घूमने फिरने का उन्हें अधिकार है। दे कैन राइट टू मूव फ्रीली इन आवर कंट्री। तो याद रखें सिर्फ अपने ही देश में जो है घूमने फिरने का उन्हें अधिकार है,
ये अधिकार नहीं दिया है कि पूरे विश्व में वो कहीं भी घूमे हमारे देश के अलावा, तो ऐसा उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है। डी और ई को साथ साथ कर लें, क्योंकि इनकी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, युक्तियुक्त निर्बंधन है, उनके बारे में जो उल्लेख है वो सेम आर्टिकल में है। तो डी में आपका ये है कहीं भी घूम फिर सकते हैं, और ई में क्या है कि कहीं भी आपके भारत देश में, लेकिन भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं। तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन आवर कंट्री। लेकिन अब तो जो आपका आर्टिकल 370 भी हट गया, तो अब तो आप जो जम्मू और कश्मीर में भी फ्रीली घूम सकते हैं और वहां पर जाकर रह भी सकते हैं, तो अब तो वो भी हट गया है। लेकिन इन दोनों ही जो आपका आर्टिकल है 19(1)(d) और 19(1)(e), इसमें ही इन दोनों में भी आपकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि आप हमारे देश में कहीं भी घूम फिर नहीं सकते, घूम फिर सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस है कि किस एरिया में नहीं जा सकते, और या फिर आप कहें कि किस एरिया में जाकर बस नहीं सकते, सेटल नहीं हो सकते। तो इसके बारे में जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई है, युक्तियुक्त निर्बंधन दिए गए हैं, वो दिए गए हैं आर्टिकल 19(5) के तहत। तो 19(5) के तहत कहा गया है कि ठीक है, आप घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जाकर बस सकते हैं, लेकिन आप वहां जाकर नहीं, मतलब वहां फ्रीली नहीं घूम सकते, या फिर वहां जाकर नहीं रह सकते, सेटल नहीं हो सकते, जहां पर जो आपकी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जहां पर वो रहते हैं। तो उन एरियाज में जहां पर आपका अनुसूचित जनजातियां यानी जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वहां रहती है, उनका निवास है, तो वहां पर आपके ऊपर जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगी आर्टिकल 19(1)(d) के और 19(1)(e) के ऊपर। और जो ये रेस्ट्रिक्शंस होंगी ये आपके 19(5) में शामिल है, और आर्टिकल 19(5) में जो आपके शामिल है ये जो बातें, ये आपका उल्लंघन नहीं मानी जाएगी आर्टिकल 19(1)(d) और 19(1)(e) का। क्लियर? उसके बाद आता था आपका पहले आर्टिकल 19(1)(f) यानी कि 19(1)(च) हिंदी में कहे, लेकिन वो अब हटा दिया है, हमने शुरुआत में बात कर ली है। 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 300A में शामिल हो गया है। लास्ट है हमारा आर्टिकल 19(1) में 19(1)(g). इसमें क्या है कि आप जो भारत का नागरिक है वो कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय करने का उसके अधिकार है, यानी कि कोई भी जो प्रोफेशन है वो अपना सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन व्यवसाय कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, तो ये सब जो है उसको अधिकार है। लेकिन यहाँ पर भी जो है इस आपके इसका जो हमें अधिकार मिला, इसके काफी जो है अलग जो है आपका फायदे उठाए गए, कई इसके गलत जो है फायदे उठाए गए, कि कई लोगों ने जैसे कि गाय जो काटने का बोला कि जो गाय को काटना और इसके मांस को बेचना, खाना, मतलब इसके मांस को बेचना, ये हमारी आजीविका है, यही हमारा काम है। लेकिन इस काम से देखा गया कि मतलब कई आपके जो धर्म है, तो अन्य धर्मों को जो है इस कार्य से है उनके धर्म को चोट पहुंचती है, तो जिससे कि आपके जो कम्युनल राइट्स है, सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो भड़कते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर भी जो है आपके रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि आपकी कौन सी जो रेस्ट्रिक्शंस है इसमें शामिल की जाएंगी। तो आर्टिकल 19(1)(g) के तहत आप कोई भी जो है व्यवसाय, कोई भी व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है कि जब तक आपका जो कार्य है हमारे देश की जो शांति है, अखंडता है, सेफ्टी सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुंचाए, कोई उससे कम्युनल राइट्स या सांप्रदायिक दंगे ना हो, तब तक जो ठीक है आपका व्यापार आप कर सके, आप कोई भी काम करें। लेकिन अगर उसे नुकसान पहुंचाएगा तो उसके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शंस भी लगाएंगे, और उसका जो वर्णन है वो वर्णन है आपका कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19, लिख ले, आर्टिकल 19(6) में। तो आर्टिकल जो 19(6) है, 19(6), उसमें शामिल है कि कौन से जो रेस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19(1)(g) पर लगाए जाएंगे, और ये जो उपबंध होंगे आर्टिकल 96 में शामिल है, ये आपका उल्लंघन नहीं माने जाएंगे, वायलेशन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 19(1)(g) का। क्लियर? तो ये थे आपके आर्टिकल 19(1) के तहत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता या विभिन्न तरह की जो फ्रीडम आपको मिली हुई है, जिनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस या युक्तियुक्त निर्बंधन लगे हुए हैं, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3), आर्टिकल 19(4) किस पे लगी है, 19(1)(c) पर, आर्टिकल 19(5) और 19(5) दोनों जो एक ही है 19(5),
ये 2 आर्टिकल पर रेस्ट्रिक्शंस है, 19(1)D, 19(1)E और लास्ट है आर्टिकल 19(6) जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, युक्त निबंधन है आर्टिकल 19(1)G पर। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल 19 है वो कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें एक ही आर्टिकल में 19(1) में और उसके एक ही क्लॉज में, एक ही खंड में 19(1) के जो आगे जो है कई सब पार्ट्स दिए गए हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि जो 19(1)B में क्या दिया हुआ है, 19(1)D में क्या, तो स्पेसिफिक पूछा जा सकता है। सभी में आपकी फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन कौन कौन सी फ्रीडम है ये आपको याद रखना है और किसके ऊपर कौन से जो रेस्ट्रिक्शंस है, कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत, वो भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया हो। नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि यहीं पर आपको जो है पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। टेक केयर।